Hello everyone. So today we will be starting the new chapter, which is the biomolecules. बायोमोलिक्यूल चैप्टर शुरू करने पे सबसे पहला सवाल ये आता है बेटा कि बायोमोलिक्यूल होता क्या है। देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से मिलेंगे उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रखते हैं कई सारे बायोमोलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं, तो क्या वो सब सेम होंगे? और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो कई सारे हैं, ठीक है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या सब में सेम बायोमोलिक्यूल मिलेगा? तो उसके लिए जब केमिकल एनालिसिस किया जाता है तो हमें ये पता चला कि डजेंट मैटर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा हो, ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सिमिलर टाइप के ही केमिकल मिलते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि उन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। Similar types of chemicals are present in different types of living organisms like animals, plants, microorganisms, but their concentrations are different, ठीक है। अब बात ये भी आ सकती है कि क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायोमोलिक्यूल ही मिलेगा? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस मिलते हैं। तो क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है? नहीं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ एलिमेंट्स जो है वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से भी मिलते हैं, सच एज आवर सॉइल, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है। तो अगर हम अर्थ के क्रस्ट और एक लिविंग टिश्यू को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या उन दोनों में अलग अलग केमिकल्स मिलेंगे? नहीं, उनमें भी सिमिलर टाइप के ही केमिकल्स मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो लिविंग सेल की बात की जाए या फिर लिविंग और नॉन लिविंग की बात की जाए, तो दोनों में केमिकल्स सेम ही मिलेंगे, बस उन सब का क्या होगा, अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में टेबल नंबर 9.1 गिवन है, जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके बीच में एक कंपैरिजन किया गया है। हालांकि उसमें कई सारे एलिमेंट्स गिवन है, मैंने यहाँ पे कुछ मोस्ट कॉमन लिखा है। सबसे पहला ये लिखा है कि ह्यूमंस में मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है, तो मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन पाया जाता है, अराउंड 65% ऑफ द टोटल। और वहीं मिनिमम में सिलिकॉन पाया जाता है, विच इज नेग्लिजिबल, बहुत कम, मतलब इतना कि वो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। वहीं अर्थ क्रस्ट की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे भी ऑक्सीजन मिलता है, विच इज 46.6%। और वहीं मिनिमम की बात की जाए तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है। किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, तो इसको पता करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने मोर्टार लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया, एक एसिड डाला। कौन सा एसिड डाला? द एसिड वॉज ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, दिस इज ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, उसको इसमें डाला गया। और फिर एक लिविंग टिश्यू लिया गया। वो लिविंग टिश्यू एनिमल का भी हो सकता है, वो लिविंग टिश्यू प्लांट का भी हो सकता है, ठीक है। उस लिविंग टिश्यू को एक डाला गया, फिर एक पेस्टल लिया गया, ठीक है, पेस्टल लिया गया और उस पेस्टल से इसे क्रश कर दिया गया, बिल्कुल, ठीक है। जो भी टिश्यू था, एनिमल या प्लांट टिश्यू, से अच्छे से क्रश कर दिया गया। जब उसे क्रश किया गया बेटा तो एक थिक स्लरी मिला, एक गाढ़ा सा हमें पेस्ट मिला। अब उस पेस्ट को क्या किया गया कि एक कॉटन या फिर चीज़ क्लोथ के थ्रू उसको क्या किया गया, पास करवाया गया। जिस तरह छन्नी से छाना जाता है, उसी तरह इस क्लोथ के अलोंग इस थिक स्लरी को पास किया गया, उसे छाना गया। तो क्या हुआ, कुछ
अमाउंट ऐसा था जो कि छन के नीचे आ गया और कुछ ऐसा अमाउंट था जो कि उस कॉटन में ही रह गया। तो जो सब्सटेंस छन के बाहर आ गए उन्हें फिल्ट्रेट कहा गया, ठीक है, या फिर टेक्निकल टर्म में एसिड सॉल्युबल पूल कहा गया, ठीक है। और जो सब्सटेंस उसी कॉटन क्लोथ में रह गए उन्हें रेटेंटेट कहा गया, ठीक है, या फिर मोर टेक्निकल टर्म में एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि अगर वो छन के फिल्टर में आ जा रहे हैं, दैट मीन्स वो जो भी सब्सटेंस होंगे वो इस एसिड में डिजॉल्व हो गए होंगे, तभी तो वो छन के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो उस एसिड में डिजॉल्व हो रहे हैं, सॉल्युबल हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज द एसिड सॉल्युबल पूल। और जो उस रेटिनेट में रह गया, रिटेंटेट में रह गया, ठीक है, दैट मीन्स वो इस एसिड में सॉल्युबल नहीं था, इसलिए हम उसे एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं, ठीक है। अब फिर जो हमें फिल्ट्रेट और रिटेंटेट मिला उसको एनालाइज किया गया कि भाई उसमें है क्या क्या। तो फिल्ट्रेट में हमें माइक्रोमोलिक्यूल्स मिले, साइटोप्लाज्म मिले, कुछ आयंस और मिनरल्स मिले। वहीं रिटेंटेट में क्या क्या रह गए थे? मैक्रोमोलिक्यूल्स रह गए थे और कुछ सेल ऑर्गेनल्स रह गए थे, ठीक है। देखो, जब इस कॉटन क्लोथ से इस थिक स्लरी को पास करवाया गया था तो कुछ सब्सटेंस फिल्टर होके नीचे आ गए थे, ठीक है। ये फिल्टर इसीलिए हुए ना क्योंकि उनका साइज एज कंपेयर टू दिस, इस कॉटन क्लोथ में जो पोर्स होंगे उस पोर्स के कंपैरिजन में इसका साइज छोटा होगा, तभी तो ये छन के बाहर आ गए, ठीक है। क्योंकि इनका साइज छोटा था, दैट इज वाई दे वेर टर्म्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो सब्सटेंस इसमें रह गए, यानी कि जो रिटेंटेट इसमें रह गया उसका साइज बड़ा था, दैट इज वाई दे केम टू नॉन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में जो जो थे हम उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, फिल्ट्रेट में बेसिकली हमें माइक्रोमोलिक्यूल्स मिले थे। क्या क्या मिला था? हमें मोनोसैकेराइड मिला था, हमें अमाइनो एसिड्स मिले थे, हमें न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स मिले थे। देखो, दे ऑल वेयर मोनोमर्स। ये सारे जो हैं ये सारे मोनोमर्स हैं, ये सारे सिंगल यूनिट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोनोसैकेराइड यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, सैकेराइड है यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी हमें क्या क्या मिला था? हमें ग्लूकोज मिला था, हमें राइबोज मिला था, ठीक है। दे ऑल वेयर मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। ये सारे मोनोसैकेराइड्स यानी कि ये सिंगल यूनिट थे। उसी तरह हमें अमाइनो एसिड्स मिला था, ये भी एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये भी सिंगल यूनिट है, ठीक है। अगर हम कई सारे मोनोसैकेराइड को आपस में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो पॉलीसैकेराइड बनेगा, ठीक है। और वहीं अगर कई सारे अमाइनो एसिड्स को साथ में रखते हैं, पुटअप करेंगे तो वो प्रोटीन बनाएगा। और वहीं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अगर पुटअप करेंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए बनाएगा, ठीक है। तो दीज वेर माइक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, इन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स क्यों क्यों कहा गया? क्योंकि पहली बात तो ये सिंगल यूनिट थे, साथ ही साथ इनका जो रखते हैं साइज, जो इनका साइज था वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में था, ठीक है। इनका जो साइज था दैट वाज बिटवीन 18 टू 800 डाल्टन्स, यानी कि बहुत छोटे थे। दैट इज वाई दे वे टर्म्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। वहीं जब रिटेंटेट को एनालाइज किया गया तो उसमें क्या क्या पाया गया? वी फाउंड पॉलीसैकेराइड्स, वी फाउंड प्रोटीन्स, वी फाउंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड कैसे बना? जब कई सारे मोनोसैकेराइड आपस में रखते हैं लिंकअप हुए तब जाके पॉलीसैकेराइड बना। सो दिस वाज मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब सिंगल सैकेराइड, और यहाँ पे पॉली, पॉली का मतलब एक से बहुत सारे, ज़्यादा, ठीक है। तो जब कई सारे मोनोमर्स मिले तो जाके एक पॉलीसैकेराइड बना। उसी तरह अमाइनो एसिड वाज अ मोनोमर। जब कई सारे अमाइनो एसिड साथ में मिले तब जाके प्रोटीन बना, विच इज़ अ पॉलीमर। सिमिलरली न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स। जब कई सारे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तब जाके न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो दे वे नॉन एज द पॉलीमर्स एंड इनका साइज जो था दैट वाज मोर देन 10,000 डाल्टन्स, यानी कि बहुत बड़ा था कंपेरेटिवली, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा साइज था, ठीक है। अच्छा, रिटेंटेट में एक और सब्सटेंस मिला बेटा विच वाज लिपिड। अब देखो लिपिड के साथ इशू क्या है, ये नॉन पॉलीमरिक है, यानी कि ये पॉलीमर नहीं है, और इसका साइज जो है वो भी 800 या 800 से कम डाल्टन का है,
ठीक है। अगर इसका साइज 800 डाल्टन से कम है तो ये रिटेंटेट में क्यों मिल रहा है, फिल्ट्रेट में क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर फियरिंग। ठीक है, और क्योंकि ये वाटर फियरिंग और नॉन पोलर हैं, ये एसिड में डिज़ोल्व नहीं हो पाया, ये एसिड में सॉल्यूबल नहीं हो पाया, इसीलिए ये रिटेंटेट में ही रह गया। अगर तो ये नॉन पोलर की जगह पोलर होता, ठीक है, या हाइड्रोफोबिक की जगह अगर हाइड्रोफिलिक होता तो ये इस एसिड में डिज़ोल्व हो जाता और डिज़ोल्व होके फिल्ट्रेट में आ जाता। ठीक है, तो अगर टेक्निकली कहा जाए तो लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स बट आर फाउंड इन रिटेंटेट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं बेटा मेटाबोलाइट्स के बारे में। मेटाबोलाइट्स क्या है बेटा? दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि हमेशा कोई ना कोई रिएक्शंस चल रहे होते हैं। उन रिएक्शंस का कुछ इनिशियल प्रोडक्ट होता है, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, कुछ फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं मेटाबॉलिज्म के, चाहे वो इनिशियल हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, हम उसे मेटाबोलाइट कहते हैं। अच्छा, ये जो मेटाबोलाइट है बेटा ये दो टाइप के हो जाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या डिफरेंस है? प्राइमरी मेटाबोलाइट जो वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट जो दे हेल्प इन या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे हैव अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। वहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ या और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दीज आर सिंपली जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सम रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात करें तो सिंपल एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? ग्लूकोज हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स हो जाएगा, क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया। दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, नेसेसरी है। अगर ये नहीं होंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। वहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल रबड़ हो गया, गम हो गया, ड्रग्स हो गया। ठीक है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो प्लांट के ग्रोथ या डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं या फिर उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। These secondary metabolites are just a byproduct of some chemical reaction which is happening in the animal or plant। ठीक है, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है बेटा दीज आर यूज इन ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। इसको ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ किया जाता है, सच एज ड्रग्स जो है दवाइयाँ बनाने के काम में आती है, रबड़ जो है हमें पता ही है हर जगह रबड़ का यूज़ होता है, गम फेविकोल्स वगैरह बनाने में गम और भी बहुत सारी जगह में यूज़ आता है। तो ये ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ये रखते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, और भी अगर हम लोग टेबल नंबर 9.3 देखें एनसीईआरटी में तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल्स गिवन है। आपको ये टेबल ज़रूर से पढ़ना है और ज़रूर से याद करना है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट तो बहुत कॉमन है, आपको पता होगा, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं और आपको वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल इस टेबल नंबर 9.3 से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमने वो देख लिया, हम उन्हें क्यों माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। पहले हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यू विल हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। ठीक है, आप जब एट द एंड ये चैप्टर पढ़ के ख़त्म करोगे तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें हैं क्या और तब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स क्या है बेटा? अमाइनो एसिड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, साथ ही साथ एक एसिड ग्रुप और एक वेरिएबल प्रेजेंट है जो कि आर ग्रुप हम इसे कहते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक एसिड प्रेजेंट है, कौन सा एसिड है? दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक आर ग्रुप वेरिएबल प्रेजेंट। ये आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है,
CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, C3H7 हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, CnH2n हो सकता है, सॉरी CnH2n+1 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ये जो अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप जो है ये प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा अगर तो जो प्राइमरी कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल कार्बन या जो मेन कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर ये एसिडिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप अगर तो ये इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हैं तो हम ऐसे अमाइनो एसिड्स को अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और वहीं अगर ये बीटा कार्बन पे अगर प्रेजेंट हो तो हम उसे बीटा अमाइनो एसिड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, देर आर अबाउट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लगभग 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। 3 ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक अमाइनो पहला होता है एसिडिक अमाइनो एसिड, क्यों? क्योंकि उसमें एक एसिड अटैच होता है, ठीक है, एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड। सेकेंड इज बेसिक अमाइनो एसिड, एग्जाम्पल लाइसिन। और सेकेंड नेक्स्ट इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एग्जाम्पल वेलिन, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में क्या फ़र्क है बेटा? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर ओन बॉडी, ठीक है, ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी ऐसे अमाइनो एसिड्स को खुद ही प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर मतलब इम्पोर्टेंस तो है लेकिन ये नॉन एसेंशियल है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? ग्लाइसिन, एलानिन, अर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, प्रोलीन, सेरीन एंड टायरोसिन, ठीक है। वहीं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी एसेंशियल अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी, ठीक है, ये बॉडी इसे प्रोड्यूस नहीं करती है, दे आर नॉट प्रोड्यूस इनसाइड आवर बॉडी, इसीलिए हमें इसे बाहर से इनटेक करना होता है थ्रू डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसीलिए ये एसेंशियल हो जाता है, क्यों? क्योंकि बॉडी से प्रोड्यूस नहीं कर रही है, हमें बाहर से फूड प्रोडक्ट्स जब हम इनटेक करेंगे तो उन फूड प्रोडक्ट से ये हमारे बॉडी में जाएगा, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं हुआ तो इट कैन लीड टू मैनी डिजीजेस, ठीक है, इसीलिए ये एसेंशियल कैटेगरी में आ जाता है। वहीं नॉन एसेंशियल क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही से प्रोड्यूस कर रही है तो ये दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या क्या है? लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथायोनिन, हिस्टिडीन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन एंड वैलिन, ठीक है। तो आपको इन सब के नाम भी याद रखने हैं, यानी कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आएंगे आपको वो भी याद रखना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मे बी मैच द फॉलोइंग दे दे, कुछ भी दे दिया सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स दे दे, एनीथिंग कैन कम, ठीक है। चलो, दिस वाज द अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते बेटा लिपिड्स। देखो, लिपिड्स को जनरली टर्म में फैट कह दिया जाता है, ठीक है, लिपिड्स को इन जनरली फैट कह दिया जाता है, लेकिन इज दिस ओनली फैट? तो ऐसा नहीं है बेटा। थोड़ा सा पहले हम लोग लिपिड की बात कर लेते हैं। तो लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। कोई भी फैट ले लो, तेल, घी, कुछ भी ले लो, इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, राइट, ठीक है। और अब अगर लिपिड्स के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड, ठीक है। तीनों को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल की।
सिंपल में क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल लिपिड कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सिंपल लिपिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट इज कंपोज ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड क्या होता है भाई, फैटी एसिड ऐसे लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन होगा, ठीक है, और वो हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से एंड हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा एक हाइड्रोकार्बन चेन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एंड हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, डॉट 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 CH2 COOH, ठीक है। तो ऐसे 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 करके n नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, एट लास्ट में ये COOH से एंड होना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी नॉन एज अ फैटी एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, पैल्मेटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये जो CH3 CH2 CH2 ये 15 होंगे और फिर लास्ट में COOH, तो 16 कार्बन हो गए, ठीक है। CH3 CH2 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 2, 15 और एट लास्ट COOH, ठीक है। सो दिस इज द पैल्मेटिक एसिड, ठीक है। वहीं अगला और क्या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज एर्किडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होंगे, यानी कि 19 कार्बन का चेन और लास्ट में COOH, ठीक है। अब देखो फैटी एसिड्स भी दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपने बहुत सुना होगा सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है। तो क्या फ़र्क होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड फैट में ये होता है कि ये जो कार्बन का चेन है, इस कार्बन चेन में कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। कार्बन कार्बन के बीच में देयर विल ऑलवेज बी जस्ट सिंगल बॉन्ड, देयर विल बी नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ठीक है। वहीं अनसैचुरेटेड एसिड की बात करें तो एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी ये जो कार्बन चेन है इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड या तो एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस कार्बन चेन में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जाम्पल ओलिक एसिड, ठीक है, फॉर्मूला क्या है C17H33COOH। वहीं एर्किडोनिक एसिड अभी हमने देखा C19H31COOH, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लिसराइड्स की। ग्लिसराइड्स क्या होता है भाई, देखो जब इस फैटी एसिड को किसी ग्लिसरॉल के साथ अटैच किया जाता है, जब ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है तब हम उसे ग्लिसराइड्स कहते हैं, ठीक है। अब ग्लिसराइड्स भी तीन टाइप के होते हैं, मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और एक फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल दो फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। कैसे, देखो ये एक, दिस इज अ ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। अब इस ग्लिसरॉल के एक कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज मोनोग्लिसराइड। वहीं दिस इज अनदर ग्लिसरॉल, इसके दोनों कार्बन पर फैटी एसिड प्रेजेंट है, सो दिस विल बी डाइग्लिसराइड। और वहीं इस ग्लिसरॉल के तीनों ही कार्बन पे फैटी एसिड प्रेजेंट है, सो दिस विल बी टर्म्ड एज ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। समझ में आया, मोनो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंड लिपिड की, ठीक है। अभी तक हमने सिंपल लिपिड की बात कर ली,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड क्या है? फैटी एसिड, अल्कोहल और सम एडिशनल ग्रुप जब आपस में ईस्टर बॉन्ड बनाता है तो हम उसे कंपाउंड लिपिड कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि इतना तो हो गया था हमारा सिंपल लिपिड, फैटी एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल में हमने ग्लिसरॉल लिया था। ठीक है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या अल्कोहल, दिस इज आवर सिंपल लिपिड। अगर इस सिंपल लिपिड में कोई एक एडिशनल ग्रुप आके अटैच हो जाए तो हम उसे कंपाउंड लिपिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या है? फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। तो यहाँ तक तो सिंपल था, दिस वॉज सिंपल लिपिड। इसके साथ एक और एडिशनल ग्रुप आ गया विच इज द फॉस्फेट, तो ये हो जाएगा कंपाउंड लिपिड। इसलिए इसे फॉस्फोलिपिड कहा जा रहा है। क्यों? फॉस्फेट प्रेजेंट है, साथ ही में लिपिड प्रेजेंट है। लिपिड में क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द लेसिथिन। लेसिथिन कहाँ फाउंड होता है? सेल वॉल में एक्टिव प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, डिराइव्ड लिपिड क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड या सिंपल लिपिड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, वाटर से अगर हम उसे तोड़ दें, तब जो हमें मिलता है दैट इज नॉन एज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आपने बहुत सारे एड्स वगैरह में ऐसे सुना होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? सो इट इज़ अ डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, ये कैसे बनता है? अगर हम सिंपल और कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस कर दें, वाटर की मदद से उसे अगर हम तोड़ दें, so then the product formed will be known as the cholesterol. ठीक है, चलो, सो दिस वाज अबाउट द लिपिड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। अभी तक हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहले हम माइक्रोमोलिक्यूल्स को फिनिश करेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड की अगर हम लोग बात करें तो मोनोसैकेराइड्स आर क्या है? ये शुगर से बेटा। ठीक है, दीज आर शुगर्स जो कि स्वीट इन टेस्ट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज्ड होता है। किन चीज़ों से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये तीनों एक स्पेसिफिक रेशियो में ही प्रेजेंट होने चाहिए, विच इज़ 1:2:1। एक कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन, इसी रेशियो में प्रेजेंट होना चाहिए। देन द प्रोडक्ट विल, द फॉर्म विल बी शुगर। एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्लूकोज एंड राइबोज एट्सेट्रा। ठीक है, फ्रक्टोज भी होता है। अगर हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दें, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे ही कार्बन है। ठीक है, सो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। तो C6 हो गया। ठीक है, H12 होना चाहिए। ठीक है, हर जगह पे रखते हैं एक H, तो ये हो गया। और जहाँ पे C है उसके साथ भी H प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दैट विल बी द 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, एंड दिस इज द सिक्स्थ वन। ठीक है, तो दिस इज एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और वहीं फ्रक्टोज की बात, सॉरी राइबोज की बात करें तो इसमें से इसका फॉर्मूला है C5H10O5। ठीक है, हर पॉइंट पे एक कार्बन, 1 2 3 4, दिस इज द फिफ्थ कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन। सो दैट इज हाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर विच इज द मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट remaining micromolecules, and then we will start the macromolecules. Thank you so much.